साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के ज़वाल का आगाज तो उसी दिन से हुआ था जब उन्होंने इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ करके अदलिया से मुहाज आराई की। बाद में फौज और अमेरिका की तरफ से इनकी हिमायत का खात्मा और सियासी मैदान में उनकी तन्हाई इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त बतदरीज खत्म होने का सबब बनी। वो शख्स जिस पर इक़्तिदार की देवी 8 साल तक मेहरबान रही और जिसके इशारों से बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, इसने गद्दारी के मुकदमे से बचने के लिए जलावतनी में मोजी मर्ज का मुकाबला करते हुए गुजारी। अक्टूबर 1999 से साल 2006 तक परवेज मुशर्रफ अपने इक़्तिदार और शोहरत के मुकम्मल उरूज पर थे। दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ अमेरिका उनकी पुश्त पर था, फौज पर उनकी गिरफ्त मजबूत थी और ये वो दौर था जिसमें बज़ाहिर कोई पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। मशहूर है कि दुनिया भर में गैर जमहूरी रास्तों से इक़्तिदार में आए हुक्मरानों की आंखों पर पट्टी ऐन उनके इक़्तिदार के उरूज में ही बंधती है। वो अपने इर्द गिर्द के अफराद पर इन्हिसार करते हैं और वही उनको तबाही के रास्ते पर धकेलते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परवेज मुशर्रफ के अपने मुंतखब करदा वजीर आजम शौकत अजीज को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ फैसला देने का गुस्सा था। और सबसे अहम बात यह कि मुशर्रफ की आंखें और कान यानी खुफिया इदारे भी चीफ जस्टिस के लापता अफराद के बारे में नोटिस से तंग थे, जिसके बाद एक एक करके सब ने जनरल मुशर्रफ के कान भरना शुरू कर दिए और साल 2006 के आखिर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने का फैसला भी कर लिया गया। एक खुफिया इदारे ने रिपोर्ट दी कि चीफ जस्टिस को हटाए जाने की सूरत में उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस राणा भगवान दास है और वो एक उसूल परस्त जज है, इसीलिए इनसे किसी किस्म के ताउन की तवक्को न की जाए। इस मसले को देखते हुए मुशर्रफ ने दूसरा प्लान तैयार कर लिया। मार्च 2007 तक सुप्रीम कोर्ट के कम अज कम 2 सीनियर जजेस को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ मुतवक्के सदारती रेफरेंस के बारे में बराह रास्त एतमाद में ले लिया गया। जस्टिस राणा भगवान दास मार्च के पहले हफ्ते एक मजहबी दौरे पर हिंदुस्तान रवाना हुए और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस के बरतरफी के प्लान पर अमल दरामद का आगाज हुआ। 9 मार्च 2007 की सुबह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को आर्मी हाउस रावलपिंडी में मुलाकात के लिए बुलवाया गया। उधर इफ्तिखार चौधरी को भी एहसास हो रहा था कि उनके इर्द गिर्द कुछ तो गलत हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट से आर्मी हाउस रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए। आर्मी हाउस रावलपिंडी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ISI के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कयानी समेत दीगर फौजी अफसरान के हमरा चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इफ्तिखार चौधरी को उनके खिलाफ इल्जामात पढ़कर सुनाए गए और मुस्ताफी होने का कहा गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो मुशर्रफ कमरे से निकले और कराची रवाना हो गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान नेवी की एक तकरीब में शिरकत करना थी। परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में जनरल कयानी और दीगर फौजी अफसरान ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इस्तीफा देने के लिए हर तरह का दबाव इस्तेमाल किया। इफ्तिखार चौधरी को कम अज कम 5 घंटों तक आर्मी हाउस से निकलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ उनकी बरतरफी की खबर मीडिया पर चलाई गई और साथ ही कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर राणा भगवान दास के बाद सीनियर जज जस्टिस जावेद इकबाल ने हल्फ उठा लिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह की हैसियत से फौरी तौर पर न सिर्फ सदारती रेफरेंस को कबूल कर लिया बल्कि 13 मार्च को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को काउंसिल के सामने पेश होने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। उधर इफ्तिखार चौधरी पुलिस और सिक्योरिटी के हिसार में आर्मी हाउस से निकाले गए तो उन्होंने पहले अपने ड्राइवर को सुप्रीम कोर्ट जाने का कहा, मगर सिक्योरिटी के दबाव में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बजाय उनके घर पर लाकर नजरबंद कर दिया गया। ये मुशर्रफ से अदलिया की लड़ाई का आगाज था। इस वाकये की खबर ने हर तरफ फौजी सदर के खिलाफ एक नफरत की आग लगा दी। अदलिया, सिविल सोसाइटी और मीडिया सब एक सफ़े पर इकट्ठे हो गए। सियासी जमातें जो खुद मुशर्रफ के खिलाफ कोई काबिल जिक्र मुजाहमत पैदा न कर सकी थीं, सब माजूल चीफ जस्टिस के जलसों में इकट्ठी होना शुरू हो गए। मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल की सियासत और लाल मस्जिद ऑपरेशन ने मजहबी तबकात की अक्सरियत को भी चीफ जस्टिस बहाली तहरीक में शमूलियत पर मजबूर कर दिया था। सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां अदलिया ने माजूल चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया। परवेज मुशर्रफ एक आजाद ख्याल और लिबरल जनरल थे।
इक़्तिदार में आने के बाद वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते थे। वैसे तो कारगिल जंग छेड़ने का इल्जाम भी इन्हीं पर आयद होता था, मगर मुज़ाकरात के लिए भी मुशर्रफ ने खुद आगे बढ़कर इस वक्त के इंडियन वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया और उन्हें मुज़ाकरात की दावत भी दी। इन्हीं दिनों में परवेज मुशर्रफ ने मसला कश्मीर के आउट ऑफ दी बॉक्स सलूशन का बयान भी दिया, जो चंद हलकों को नागवार गुजरा। जाहिर है कि फौज की नजर में मसला कश्मीर एक इंतहाई अहम और हसास मौजू है, जिस पर फौज की अपनी एक राय है। गो के मुशर्रफ फौज के अफसरान और कोर कमांडर्स को साथ लेकर चलते रहे, मगर कश्मीर के हवाले से फौजी अफसरान की एक अपनी राय थी। मुशर्रफ का बयान फौज के अंदर अच्छी नजर से नहीं देखा गया था, ताहम फौज ने मुशर्रफ का साथ इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक मुशर्रफ अदलिया से लड़ाई के बाद अपने ही इदारे के लिए बोझ नहीं बने। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूली के बाद लोगों ने सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में वकला का परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार के बारे में एहतजाज बढ़ा तो एक हुक्मनामे के जरिए फौजी अफसरान को वर्दी पहनकर अवामी मकामात पर न आने की हिदायत कर दी गई। ये सब कुछ फौज जैसे इदारे के अंदर एक नई सोच को जन्म दे रहा था। मुशर्रफ की असल ताकत उनके इदारे फौज में थी और वो अपनी सियासी ताकत के हाथों अपने इदारे की हिमायत तेजी से खो रहे थे। 12 मई को कराची में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के एक ऐसे ही दौरा के मौके पर 65 के करीब अफराद हलाक हुए। माजूल चीफ जस्टिस को उनके साथियों समेत सूबा बदर कर दिया गया। जब कराची की सड़कों पर लाशें गिर रही थीं, परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद के डी चौक पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग काफ के जलसे में मुक्के हिला रहे थे। इस अमल ने भी मजमूई तौर पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नफरत में इजाफा किया। जूं वक्त गुजर रहा था, परवेज मुशर्रफ के लिए हालात नासाजगार हो रहे थे। ऐसे ही हालात में उन्होंने 3 नवंबर को एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज करके बहाल किए गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत आला अदलिया के नापसंदीदा जजिस को घर भेज दिया। इस बार जस्टिस राणा भगवान दास ने नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया। इसी इमरजेंसी के नफाज के फैसले को बाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की तौर पर इस्तेमाल किया। इमरजेंसी के नफाज के बाद मीडिया भी पाबंदियों की जद में आ गया। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया। ताहम उन इकदामात से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अवामी राय मजीद खराब हो गई। मुशर्रफ अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद दबाव में थे और इसी दबाव को इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अमेरिका के जरिए मुज़ाकरात के दौरान परवेज मुशर्रफ को वर्दी उतारने पर मजबूर किया। परवेज मुशर्रफ ने 27 नवंबर 2007 को अपनी फौजी वर्दी उतारी और जनरल अशफाक परवेज कयानी को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। कयानी ने कमान संभालते ही फौज के इदारे को मुशर्रफ के साये से बचाने की कोशिशों का आगाज किया। चंद ही महीनों में कयानी और मुशर्रफ के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ गईं कि बातचीत भी खत्म हो गई। दरअसल मुशर्रफ फौज से मदद के ख्वाह थे, जिस पर कयानी मामला कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां तमाम कोर कमांडर्स ने मुत्तफिका तौर पर मुशर्रफ से अलग रहने का फैसला किया। कमांडर्स का ख्याल था कि उनका दिल भी चाहे तो भी वो इदारे को बदनामी से बचाने के लिए मुशर्रफ का साथ नहीं दे सकते। इसी दौरान जनरल कयानी के पास मुशर्रफ की तरफ से उन्हें बरतरफ करने की इत्तलात भी मौसूल हुई, लेकिन मुशर्रफ को बता दिया गया कि इस वक्त वो नहीं बल्कि कयानी फौज के कमांडर हैं, जिन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता और न ही उनकी हिमायत के बगैर पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फौज के बाद मुशर्रफ का सबसे ज्यादा इन्हिसार अमेरिका पर था। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए खिदमात सरंजाम दे चुके थे। मुशर्रफ ने अपनी किताब में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करने जैसे उमूर का एतराफ कर रखा है। इस तनाजुर में मुशर्रफ आला अमरीकी हुक्काम से मुकम्मल राब्ते में रहते थे। ताहम साल 2005 से अमेरिका की तरफ से उनकी हुकूमत पर डबल गेम खेलने के इल्जामात भी आयद होना शुरू हो चुके थे। शायद अमेरिका को उन पर मुकम्मल एतमाद था, मगर पाकिस्तान फौज को अमेरिका एक मशकूक इत्तेहादी के तौर पर ही देखता था। अक्टूबर 2007 में अमेरिका ने मुशर्रफ को बचाने के लिए बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ में डील करवाई। ये किया गया कि मुशर्रफ वर्दी उतारेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर कायम मुकदमात भी खत्म किए जाएंगे। जिसके बाद बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आए तो उनकी इस्तकबालिया रैली पर होने वाले खुदकुश धमाके में दर्जनों अफराद हलाक हुए। इस हमले के बाद बेनजीर भुट्टो ने अमरीकी वजीर खारजा को फोन करके बता दिया कि उनकी तरफ से डील खत्म है। बेनजीर को शक था कि कराची में उन पर हमला दरअसल मुशर्रफ की ही कार्रवाई है। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद परवेज मुशर्रफ की मजीद हुकूमत की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दी।
अमेरिका भी जान चुका था कि मुशर्रफ अब अपने ही इदारे में हिमायत खो चुके हैं, लिहाजा आखिरी मौके पर अमेरिका भी मुशर्रफ की मदद को न आ सका। बेनज़ीर भुट्टो की वफात के बाद 18 फरवरी 2008 को आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की, मगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की। परवेज मुशर्रफ की पहली इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी के साथ डील की वजह से उनसे नाराज थे। आम इंतखाबात में शिकस्त हुई तो इस जमात के बाज़ रहनुमा भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ घुलकर मैदान में आ गए। मुशर्रफ सख्त मुश्किल का शिकार हो चुके थे। आए दिन मुख्तलिफ समतों से उन पर वार किए जा रहे थे, मगर कोई बचाने वाला न था। इसी तनाजुर में 8 अगस्त 2008 को साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ ने इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की और परवेज मुशर्रफ को हटाने का ऐलान किया। 13 अगस्त को परवेज मुशर्रफ से पंजाब असेंबली से करारदाद के जरिए एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया गया। बाद अज़ां सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों ने भी ऐसी ही करारदादें मंजूर की ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। दूसरी तरफ जनरल कयानी ने 10 अगस्त को साबिक वजीर कानून SM जफर से आर्मी हाउस में मुलाकात की, जिसमें परवेज मुशर्रफ की रुखसती के बारे में कानूनी उमूर तय किए गए। फौज की तरफ से ही नहीं, परवेज मुशर्रफ के करीबी दोस्तों ने भी उन्हें इस्तीफा देने का मशवरा दिया। 18 अगस्त को परवेज मुशर्रफ ने दिन के तकरीबन 2 बजे एक तवील खिताब के इख्तितामी हिस्से में अपने इस्तीफे का ऐलान किया और गार्ड ऑफ ऑनर लेकर ऐवान सदर से रुखसत हो गए और कुछ अरसे बाद खुद साख्ता जला वतनी इख्तियार कर ली। जब परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत हुए तो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने की बजाय एक बार फिर से हुकूमत के ख्वाब दीखने लगे और अपनी सियासी जमात बना ली। 2013 में इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहा मगर नाअहल हुए। बाद में जजिस गिरफ्तारी केस और बेनज़ीर भुट्टो केस में गिरफ्तार हुए। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाइस मुस्लिम लीग नून की तरफ से गद्दारी का मुकदमा बना तो इस वक्त के फौजी सरबराह जनरल राहील शरीफ और ISI के सरबराह की मदद से अदालत में पेशी की बजाय रावलपिंडी के फौजी अस्पताल में जेर इलाज रहे और बाद अज़ां दुबई चले गए। परवेज मुशर्रफ की जिंदगी का करीबी जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने इक़्तिदार में आकर बाज़ ऐसे इक़दामात किए जिन्हें मकामी सतह पर पसंद न किया गया। आलमी सतह पर उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डबल गेम के इल्जाम का सामना रहा। अदलिया से जंग उनकी शिकस्त का अहम जुज़्व था। जिस तरह उन्होंने 2006 तक हुकूमत के भरपूर मजे लूटे, बिल्कुल इसी तरह वो आखिर तक बदतरीन ज़वाल का शिकार भी रहे, लेकिन कभी अपनी ज़बान से शिकस्त तस्लीम न की।